हर हर महादेव साथियों, जी स्टार केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं गणपत वर्मा और अपन पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। कंपटीशन लेवल की जो केमिस्ट्री है उसे अपन आज से कवर करने वाले हैं, जो आपके लिए स्पेशली लैब असिस्टेंट में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। इसके साथ में यहाँ जो टॉपिक अपन कवर करवाएंगे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, जेट, सीयूईटी, नीट, जेई आदि वैकेंसीज के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। अपन आज से एक बैच लेके चल रहे हैं जो लैब असिस्टेंट की केमिस्ट्री के लिए है। मतलब लैब असिस्टेंट की वैकेंसी में जो भी आपके पास केमिस्ट्री से रिलेटेड सिलेबस आने वाला है उसके बारे में अपन वेल कंप्लीट डिस्क्राइब रूप से अपन उसे पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज अपन स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट का एक बैच। सबसे पहली यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली। तो अपन स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप जैसे थंबनेल में देख पा रहे हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आपके पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें देखनी जरूरी है कि अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े और एटम के बारे में जब अपन कुछ देखे तो उससे पहले कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज अपने को जरूरी होता है। तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अपन आसपास बहुत से पदार्थ मतलब मैटर्स देखते रहते हैं। क्या होता है ये मैटर? व्हाट इज मैटर? मैटर है क्या? अपन हर जगह ये चीज देखते रहते हैं। जैसे अपन ने चेयर देखी, अपन ने पंखा देखा, अपन ने मोबाइल देखा, अपन ने बुक्स देखी, अपन ने पेन देखा, और भी बहुत सी चीजें अपन देखते रहते हैं। तो दिमाग में ये चीज आती है कि आपके पास ये जो मैटर होता है वो मैटर होता क्या है? मैटर होता क्या है? दिमाग में ये चीज आती है। तो देखिए दोस्तों, दुनिया की ऐसी कोई सी भी ऑब्जेक्ट जो अपना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कुछ जगह घेरती है और उसका कुछ मास होता है, उसका कुछ वेट होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे अपन? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? मैटर। तो मैटर मतलब कुछ भी ऐसी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, कुछ ना कुछ वेट हो और वह स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कुछ जगह घेरती है, वो क्या सभी के सभी मैटर है? बिल्कुल। आपके सामने जो भी चीज आप देखते हो, पेन, कॉफी, जैसे आप माइक देख रहे हो, ये माइक है, और भी सब कुछ चीजें मैटर है, पदार्थ है। तो एक बात समझ में नहीं आई, ये जो वाटर है, पानी है, ये पानी भी तो जगह घेर रहा है और पानी का भी कुछ ना कुछ तो मास रहता है, वेट रहता है। क्या पानी भी मैटर है? बिल्कुल, पानी भी मैटर होता है। लेकिन एक बात बताओ, एनवायरमेंट में तो ऐसी काफी सारी गैसें इधर इधर घूमती रहती है। यहां भी अगर अपन देखेंगे तो काफी सारी गैसें अपने आसपास है। तो क्या गैसें भी कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रखी है? बिल्कुल कर रखी है। क्या उनका भी कुछ ना कुछ वेट होता है? बिल्कुल होता है। तो क्या वो भी मैटर है? बिल्कुल। इसका मतलब अगर अपन मैटर की बात करते हैं तो मैटर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सब कुछ आ जाता है। इसका मतलब दुनिया की हर चीज क्या है? मैटर है। लेकिन बात अब आपके सामने ये आ जाती है कि मैटर बना किससे होता है? व्हाट इज मैटर मेड ऑफ? तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एक यूनानी दार्शनिक थे डेमोक्रिटस ने ऐसे बोला कि दुनिया की कोई सा भी पदार्थ है, कोई सा भी मैटर है, वो छोटे छोटे सूक्ष्म पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें बोला जाता है एटोमिया। और आप जानकर हैरान होंगे कि यही जो एटोमिया वर्ड है, उसी वर्ड से एटम मतलब परमाणु वर्ड की उत्पत्ति हुई है। मतलब आप जो ये एटम 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 पढ़ते हो ना, वो सबसे पहले इसके बारे में जो डिस्कस किया गया डेमोक्रिटस के द्वारा एटोमिया वर्ड के रूप में।
मतलब स्पेशली नॉर्मली एटम ना बोलकर एटोमिया उन्होंने बोला। एटोमिया क्यों बोला? क्योंकि एटोमिया होता है, एटोमिया जो होता है वो अविभाज्य पार्टिकल, मतलब एटोमिया दैट मीन्स अविभाज्य, उसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब बीच में एटोमिया से एक वर्ड निकला एटम, तो अपन देखते हैं कि ये एटम क्या है, व्हाट इज एटम। तो देखिए, एटम को जानने से पहले अपन कुछ और अच्छी अच्छी बातें जानते हैं। तो देखिए, एटम वर्ड के पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट बढ़ गए, और सबसे पहले जो एटम की डेफिनेशन दिए, जो एटम के बारे में सबसे पहले बताए, उनका नाम है डाल्टन। और डाल्टन ने एक थ्योरी दी जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आइए दोस्तों, अपन जानते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है क्या चीज। देखिए दोस्तों, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन। उन्होंने एक बुक पब्लिश की, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी नाम से। उस बुक में उन्होंने एटम से रिलेटेड कुछ पोस्टुलेट्स दिए जो अपने को एटम की बहुत सी बातें बताते हैं। तो देखते हैं इन्होंने कौन कौन से ऐसे पोस्टुलेट दिए हैं, और ये पोस्टुलेट आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डाल्टन्स के फर्स्ट पोस्टुलेट की। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या हो जाता है, तो देखते हैं दोस्तों। डाल्टन का पहला पोस्टुलेट है पदार्थ की संरचना भी अपन इसको बोल सकते हैं, मैटर की स्ट्रक्चर भी अपन बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर भी अपन बोल सकते हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट यही है, और इसमें बताया गया कि जो पदार्थ होता है वह अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब मैटर का कंप्लीट पोर्शन टिन्नी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जैसे आप इधर देख सकते हो। तो इस तरीके से मैटर जो है उसका फॉर्मेशन आपके सामने होता है टिन्नी पार्टिकल से। अब आगे देखते हैं इसका दूसरा पोस्टुलेट क्या था। डाल्टन का दूसरा पोस्टुलेट है इंडिविजुअलिटी ऑफ एटम, मतलब परमाणु की अविभाज्यता। और यही बात है कि और इसी पोस्टुलेट में उन्होंने बताया कि एटम को और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। हालांकि ये बात आगे जाकर कुछ गलत साबित हो जाती है, और इसी पोस्टुलेट की वजह से थोड़ा डाल्टन को थोड़ा पीछे आना पड़ता है। जो डाल्टन की जो थ्योरी है वो थोड़ी सी फेलियर की तरफ चली जाती है, लेकिन फिर भी डाल्टन ने ये पोस्टुलेट दिया है, तो अपन इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो अब अपन देखते हैं डाल्टन का थर्ड पोस्टुलेट, एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट। मतलब एक ही तत्व के जो गुणधर्म होते हैं वो समान होते हैं, साथ में उसका मास भी समान होता है। तो ये बताया, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन है, उन हाइड्रोजन का मास सेम है, उनके अकॉर्डिंग अपन बता रहे हैं, उनका मास भी सेम रहेगा अगर सेम पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है तो, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो गुणधर्म है वो भी समान रहेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे गोल्ड है वो अपने ही जैसे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, सिल्वर है वो भी अपने ही जैसे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो अब अपन देखते हैं आगे चौथा पोस्टुलेट क्या है। चौथा पोस्टुलेट है विभिन्न तत्वों के परमाणु। मतलब आपके पास अगर अलग अलग एलिमेंट है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेगी, साथ साथ उनका मास भी डिफरेंट रहने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें तो क्लोरीन का जो मास होता है वह हाइड्रोजन के मास से ज्यादा होता है। तो दोनों के दोनों पार्टिकल अलग अलग है, तो इनके मास भी क्या रहेंगे, अलग अलग है। अब अपन देखते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट को, और फिफ्थ पोस्टुलेट थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके सामने हो जाने वाला है। देखिए क्या है आपका फिफ्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मतलब एटम्स किस तरीके से संयोजन करते हैं,
कॉम्बिनेशन करते हैं। तो उन्होंने इसमें बताया विभिन्न एलिमेंट जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक फिक्स होल रेशियो में कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें H2O का जो मॉलिक्यूल है, तो H2O के अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन है उसके 2 पार्टिकल्स आपके सामने हाइड्रोजन है उसके 2 एलिमेंट लिए जाते हैं और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट से क्या बनता है H2O। जैसे अपन देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे आपके पास है एक हाइड्रोजन है H2O है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं 2, रेशियो 1 ऑक्सीजन, मतलब इसका होल रेशियो क्या हो गया 2:1। अगर अपन बात करते हैं और दूसरे एग्जांपल की, जैसे अगर अपन बात करें CH4 की, तो CH4 के अंदर भी देखो अगर अपन बात करें कार्बन कितने हैं 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास 1:4। तो एक फिक्स होल रेशियो के अंदर आपके पास पार्टिकल्स कंबाइंड होते हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट पोस्टुलेट की अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट आपके सामने आ जाता है 6 पोस्टुलेट, और जो है रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु की भूमिका। जो एटम है वो किस तरीके से केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रीऑर्गेनाइज होते हैं। रीऑर्गेनाइज का मतलब पुनर्गठन उनका देखने को मिलता है, मतलब वो ऐसे नहीं है कि वो डायरेक्टली अपन किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा नए एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हो या किसी एलिमेंट को अपन नष्ट कर रहे हो। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन से एटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से 6 पोस्टुलेट अपन ने देखे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ थोड़ी बहुत समस्या और आपको देखने को मिलेगी डाल्टन्स थ्योरी के अंदर। डाल्टन ने कुछ चीजें बताई, लेकिन बाद में जाकर जो डाल्टन के पोस्टुलेट थे उनमें कुछ कमियां देखी गई। तो अब अपन देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। देखो गलतियां इंसान से होती है, तो इसी तरीके से डाल्टन ने भी प्रयास तो किया था, लेकिन कुछ गलतियां उनसे हो गई, जिससे एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन ने दी थी वो वहीं फेल हो गई। उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि जो सिमिलर एलिमेंट होते हैं उनका मास सेम होता है, लेकिन बाद में बहुत सी डिस्कवरीज से यह पता चला कि हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स भी देखने को मिले। तो उन आइसोटोप्स का जो मास है वो तो डिफरेंट था। वो आइसोटोप थे कौन से? तो अपने को पता है हाइड्रोजन के एक तो प्रोटियम होता है, एक आपके पास आता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्रिटियम। तो इस तरीके से 3 आइसोटोप हाइड्रोजन को देखने के मिले और इन तीनों का जो मास था वो बिल्कुल डिफरेंट था। इसका मतलब एक पोस्टुलेट यहां डाल्टन का फेल हो चुका है। उसके बाद में उन्होंने ये बताया था कि एटम जो होता है वो अविभाज्य होता है, इंडिविजुअलिटी ऑफ एटम्स। लेकिन बाद में जाकर पता चला कि एटम तो कुछ उप परमाणुओं में डिवाइड रहता है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एटम में कुछ और भी पार्टिकल देखने को मिले, और वो पार्टिकल थे कि एटम में कुछ और भी पार्टिकल देखने को मिले, और वो पार्टिकल थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जो सिलेबस के अंदर दे रखा है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। लेकिन जो डाल्टन्स की थ्योरी है उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस अपने सिलेबस के अंदर रह जाता है, हालांकि डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन जब एटम आ गया तो फिर डाल्टन पीछे क्यों रहेगा? क्यों? भले ही डाल्टन फेल हो गया हो, लेकिन उन्होंने पूरी केमिस्ट्री में एक क्रांति ला दी, एटम्स की डिस्कवरी की। इससे पहले एटम के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी किसी ने नहीं दी थी। अब अपन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, जो भी कंप्लीटली डिस्क्राइब रूप से, उसके लिए देखना होगा आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हर हर महादेव।